जानते होंगे कि जब हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन के संदर्भ में जब पार्शियल डेरिवेटिव्स काम किया जाता है तो कैसे करते हैं। तो देखिए, आपने अभी जब फर्स्ट ईयर किया होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आपका उत्पादन है इट इज़ फंक्शन ऑफ लेबर। यानी वहाँ पर आपने क्या देखा कि Q वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोडक्शन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड L रिप्रेजेंट वहाँ पर कर रहा था लेबर को, यानी इनपुट को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस प्रकार के प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोगों ने क्या संज्ञा दिया था, वन वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन संज्ञा दिया था। ठीक है, लेकिन जब आपके इनपुट एक से अधिक हो जाए, जैसे कि आप यहां पर देख भी सकते हो कि Q इज द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ K एंड L, यानी आपके यहां पर ये आपका Q जो रिप्रेजेंटिंग क्या है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसके द्वारा निर्धारित हो रहा, आपका K कैपिटल के द्वारा निर्धारित हो रहा है, एंड दूसरा L लेबर के द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो यानी जो आपका उत्पादन है वो पूंजी तथा श्रम के संयुक्त प्रयास के द्वारा निर्धारित हो रहा है। अब व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी का क्या प्रयोग है, यानी पूंजी कितना कुल उत्पादन में योगदान दे रही है, तथा श्रम कुल उत्पादन में कितना योगदान दे रहा है, इट इज डिटरमाइंड बाय पार्शियल डेरिवेशन, यानी इसका निर्धारण हम पार्शियल डेरिवेशन के संदर्भ में करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि यानी अगर आपके पास कोई प्रोडक्शन फंक्शन है, सपोज दैट ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है जहां पर Q उत्पादन को दिखा रहा, K कैपिटल को दिखा रहा और L लेबर को दिखा रहा, तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी, तो अब आपके पास टू वेरिएबल्स हैं, तो निश्चित रूप से एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है वो टू वेरिएबल की, दोनों वेरिएबल्स की अलग अलग होगी। तो आपको वहां पर क्वेश्चन में पूछना होगा कि किसके रेस्पेक्ट में एवरेज प्रोडक्टिविटी आप पूछना चाहते हो, क्या कैपिटल के रेस्पेक्ट में आप जानना चाहते हो या एवरेज प्रोडक्टिविटी आप लेबर के रेस्पेक्ट में जानना चाहते हो, क्योंकि दो हमारे पास इनपुट यहां पर लगाए गए हैं और उन दो इनपुट के आधार पर हमारा प्रोडक्शन डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, तो यानी अगर आपसे कोई कहता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी इन द रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुल उत्पादन को पूंजी से यानी K से डिवाइड करना होगा। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ किसका, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का यह फार्मूला बन जाता है कि यानी अगर कुल उत्पादन को पूंजी से, कुल पूंजी की मात्रा से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आपको ज्ञात हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आपको एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैलकुलेट करना है तो आपको इस प्रोडक्शन फंक्शन को, यानी जो आपका यह प्रोडक्शन फंक्शन है, इसे लेबर के रेस्पेक्ट में, टोटल लेबर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, देन यू गॉट द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर आपके पास दो इनपुट हैं तो यानी आपको दो प्रकार की एवरेज प्रोडक्टिविटी फार्मूला प्राप्त होगी। यानी एक चीज ये क्लियर हो गई कि जितने हमारे पास इनपुट है, सपोज दैट Q इज डिटरमाइंड बाय A B C D E F डॉट 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 n नंबर तक, यानी अगर किसी उत्पादन प्रक्रिया में हम कहते हैं कि n इतने आगत लगे हैं, ये हमारे पास क्या है, इनपुट लगे हैं, तो आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी भी प्रत्येक उत्पादन के संसाधन के संदर्भ में अलग अलग पाई जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास टू वेरिएबल्स हैं तो दो प्रकार से दो आपको एवरेज प्रोडक्टिविटी फार्मूला बनेंगे। अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मान के चलता हूं, डॉटेड नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि 7 यहां पर एवरेज प्रोडक्टिविटी फंक्शन हमारे जनरेट हो जाएंगे और इन 7 में हर संसाधन के रिस्पेक्ट में अलग अलग एवरेज प्रोडक्टिविटी फंक्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि एवरेज प्रोडक्टिविटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ ए इनपुट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रोडक्टिविटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ ए के रिस्पेक्ट में है तो टोटल प्रोडक्शन अपॉन टोटल ए
ये आपका फार्मूला बन जाता है एवरेज प्रोडक्टिविटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ ए। वहीं अगर आपसे कह दिया जाए कि बी इनपुट के संदर्भ में एवरेज प्रोडक्टिविटी फंक्शंस क्या होंगे, तो आपको कहना पड़ेगा कि बी के संदर्भ में आप इस फलन को बी से डिवाइड कर दीजिए, जो आपके पास आएगा वो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ बी फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो यानी अब आपको एक बात क्लियर हो गई कि अब आपके पास चाहे जितना बड़ा फंक्शन दिया हो, प्रोडक्टिविटी यानी औसत उत्पादकता अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको कोई ना कोई वो हिंट प्रदान करेगा कि मुझे लेबर के संदर्भ में एवरेज प्रोडक्टिविटी बताइए, मुझे कैपिटल के संदर्भ में एवरेज प्रोडक्टिविटी बताइए, मुझे क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बिहेवियर उसमें मैनेजर के संदर्भ में बताइए। तो यानी जो भी आपको डिफाइन किया जाएगा वो संदर्भ में आप प्रोडक्टिविटी को आराम से बता सकते हो, यानी फार्मूला आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब आती है तीसरी बात। पहली बात प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, दूसरी बात एवरेज प्रोडक्टिविटी फंक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तीसरी बात हम आते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फंक्शन कैसे निकाला जाता है। तो हम थ्योरम जानते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि अंतिम संसाधन को लगाने के बाद प्राप्त उत्पादन, यानी अंतिम संसाधन या तो वो लेबर की सीरीज का अंतिम यानी लास्ट लेबर हम लगाते हैं, या हम लास्ट कैपिटल लगाते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप जो टोटल प्रोडक्शन में जो इंक्रीजेज हुआ, जो टोटल प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हुआ, जो टोटल प्रोडक्शन में एडअप हुआ, उसका अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात पूछी जाती है, तो जब हमारे पास उत्पादन फलन सिंगल वेरिएबल था, तो सिंगल वेरिएबल उत्पादन फलन में हमारे पास बड़ी आसानी थी कि क्यू इज द फंक्शन ऑफ एल है, और यहां पे हम बता सकते हैं कि वास्तव में किसी वस्तु का उत्पादन जो क्यू है इट इज डिटरमाइंड बाय लेबर, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ द लेबर हम बढ़ाते जाते हैं उसके परिणाम स्वरूप हमारा उत्पादन भी इंप्रूव करता चला जाता है। तो यहां पर जब हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालते थे, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए हम क्या करते थे, टोटल प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग एल के संदर्भ में क्या करते थे, पर डेरिवेशन कर देते थे, क्योंकि वहां पे सिंगल वेरिएबल रहता था, तो ये हमारा कैपिटल डी का यूज हम करते थे और वहां पर डिफरेंशिएट कर देते थे। लेकिन जब आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन में क्या हो जाए कि टू और मोर देन टू वेरिएबल हो जाते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ लेबर के। अगर आपसे पूछा जाए कि सीमांत उत्पादकता, मैं जैसे आपकी क्लास में पूछूं कि ये बताइए इसका आंसर दीजिए, तो आंसर देने में मैं अगर किसी बच्चे की ब्रिलियंसी चेक करना चाहता तो उसका नाम लेना पड़ेगा मुझे, कि आप कोई भी नाम मैं एक लूंगा और उसकी मैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो यहां पर भी आपके पास जितने इनपुट है उस इनपुट के रेस्पेक्ट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फंक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो, अन्यथा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए, जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी टू वेरिएबल है, तो यानी दो संसाधनों की अलग अलग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकलेगी। मैंने लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको फलन को क्या करना पड़ेगा, लेबर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन करना पड़ेगा, और वहीं पर अगर कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कुल प्रोडक्शन फंक्शन को जो है पार्शियल डेरिवेशन करना पड़ेगा। पार्शियल डेरिवेशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, आपको लेबर के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गांठ बांध लेना, यही इसका बेसिक है। प्रोडक्शन फंक्शन में अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई कि एवरेज प्रोडक्टिविटी इट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ द इनपुट, यानी एवरेज प्रोडक्टिविटी सिंगल वेरिएबल है, एक होगी, दो वेरिएबल है, एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, दो होगी, 10 वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल है, तो यानी एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, 10 होगी। उसी तरह मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के संदर्भ में होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर सिंगल वेरिएबल है तो 1 होगी, अगर 10 इनपुट्स है तो पार्शियल डेरिवेटिव के अंतर्गत उतने हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फंक्शंस भी जनरेट होंगे। ठीक है, यानी ये हमारा एक फंक्शन जनरेट होगा, यहां पर एवरेज प्रोडक्टिविटी एक फंक्शन जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह करके एवरेज प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फंक्शन हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो मुझे लगता है सभी को फंडामेंटल यहां तक की बातें समझ में आ गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने फर्स्ट ईयर में डायग्राम पढ़ा होगा, उसी डायग्राम को हम एक बार रिपीट करते हैं। उस डायग्राम के अंतर्गत आपने देखा होगा कि इनपुट हमने आधार अक्ष पर लिया था और वहां पर हमने एक संसाधन लेबर लिया था, याद हो आपको। तो वहां पर हमने लेबर लिया था, बट हम यहां पर दो संसाधनों को ले सकते हैं। हम यहां पर कैपिटल ले सकते हैं, तीन संसाधनों को ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम इनपुट्स लिख देंगे और इसमें लेबर एंड कैपिटल नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आधार अक्ष की बात हो जाती है। और इसी प्रकार आपके लंब अक्ष की जब हम बात करते हैं तो लंब अक्ष के अंतर्गत आपका टोटल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन होता है। तो ये टोटल प्रोडक्शन को हम परपेंडिकुलर में रखते हैं एंड द बेस एक्सिस में हम इनपुट्स, चाहे वो इनपुट एक हो चाहे मेनी इनपुट्स हो, उनको हम आधार अक्ष पर पुट करते हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारा उत्पादन का नियम है, जो आपके पास वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ है या अदर जो हमारे पास लॉ है प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, उसमें तीन लॉ काम करते हैं। एक तो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है या इंक्रीजिंग वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ है, दूसरा आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शनेट लॉ है और तीसरा डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग प्रोपोर्शनेट लॉ है या डिमिनिशिंग आपके पास वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ है। तो उसके आधार पर जब आप इसका प्लॉटेशन करते हैं तो प्लॉटेशन करने के बाद आपको कुछ डायग्राम, एक मिनट, आपको डायग्राम कुछ ऐसा प्राप्त होता है। ये आप क्या कहते हो सर? दिस इज द टोटल प्रोडक्शन फंक्शन एंड टोटल प्रोडक्शन फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय कैपिटल एंड लेबर। तो यानी यहां पर जो टोटल प्रोडक्शन फंक्शन है इट इज डिटरमाइंड बाय लेबर एंड कैपिटल मोर देन टू वेरिएबल्स। तो यानी यहां पर पार्शियल डेरिवेशन का काम है क्योंकि यहां पर दो से अधिक वेरिएबल को हम लोग इंक्लूड किए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे तो हमको कुछ ऐसा रिटर्न टू स्केल मिला था, कैसा? कुछ ऐसा करके टू वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में ऐसे बताया गया था। यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली यू आर राइट, क्योंकि वहां पर एक एक्सिस पर एक इनपुट को रखा गया था और अनदर एक्सिस पर दूसरे इनपुट को रखा गया था। बट यहां पर हम सारे इनपुट को एक ही एक्सिस पे रख रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये लॉन्ग टर्म फंक्शन ऐसा बिहेवियर करता दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास वो जो आपके पास रिटर्न टू स्केल वाला डायग्राम आपने वहां पे देखा होगा, तो वहां पर सारे इनपुट, दो इनपुट थे और दोनों इनपुट को अलग अलग एक्सेस पे रखा गया था, वो हमको रिजल्ट वहां पे मिला था। बट हमको एक यहां पर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो यानी जितने हमारे पास इनपुट्स है उनको हमने आधार एक्सेस पे रखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर पे रखा है, वो आपके पास वर्टिकल बेस एक्सिस पे रखा है तथा वर्टिकल एक्सिस पे हमने टोटल प्रोडक्शन को रखा है। तो टोटल प्रोडक्शन में देखिए ये जो आपके पास स्लोप लाइंस हैं, ये स्लोप लाइन आपकी क्या बताती है? ये आपके प्रोडक्शन ट्रेंड्स को बताती है। प्रोडक्शन ट्रेंड्स का मतलब होता है कि यहां पर देखिए ढाल आपकी तेजी से बढ़ती है, ढाल तेजी से बढ़ती है, यानी यहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल काम कर रहा है, यानी तेजी से उत्पादन बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ढाल तेज है। बट यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो ढाल है वो कांस्टेंट है, यानी एक लाइन का रूप आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहां पर ट्रेंड क्या है? कांस्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल काम कर रहा है, यानी यहां पर स्थिर हमारे पास जो उत्पादन का नियम है वो काम कर रहा है। लेकिन इसके बाद देखिए स्लोप, जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते जा रहे हैं स्लोप कम होती जा रही है। स्लोप कम होने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हमारी स्लोप क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि मेरी स्लोप शून्य हो गई है। तो जहां पर स्लोप शून्य हो जाती है वहां पर टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? मैक्सिमा हो जाता है। यानी यहां पर टोटल प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमा हो जाता है और उसको अगर हम आधार अच्छे से मिला देते हैं, ठीक है। अब हम अगर मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन की ड्रा करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन कुछ ऐसा ऊपर की ओर जाता है और उसके बाद क्या होता है कि ये नीचे की ओर डाउन होने लगता है और डाउन होते होते जहां पर, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमा होता है वहीं पर ये इंटरसेक्ट करता है और यहां पर ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है। अब मार्जिनल प्रोडक्शन किसके रिस्पेक्ट में? के एंड एल दोनों के रिस्पेक्ट में हमने यहां पर इसको प्लॉट किया है।
ये एज्यूम कर लिया है कि जब हम एक की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो दूसरे का मान कांस्टेंट है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, जब हम एक वेरिएबल का, एक इनपुट का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या एवरेज प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि अनदर जो आपके पास जो अदर हमारे पास इनपुट्स है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस समय हम क्या उसको एज्यूम करते हैं, हम उसको कोवेरिएंस के रूप में कभी इनपुट को हम यूज नहीं करते हैं, वहां पर हम उसको वैल्यू को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के की बात करता हूं तो यानी एल वहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, जब मैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल का बात करूंगा तो ये मान के चलता हूं कि के कांस्टेंट है। इसी प्रकार जब हम एवरेज प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एवरेज प्रोडक्शन हमारे पास लाइन क्या होती है कि एवरेज प्रोडक्शन लाइन धीरे चलती है, गोइंग ऑन मैक्सिमा अधिकतम होने के बाद ये आपके पास एवरेज प्रोडक्शन लाइन आ जाती है। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन लाइन एल एंड के आपकी हो जाती है। अब देखिए कि इसको जहां पर ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लाइन हरदम एवरेज प्रोडक्शन लाइन के मैक्सिमा पे कट करती है। ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी जो लाइन होती है उसके मैक्सिमा पर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है ऊपर से और नीचे की ओर आती है। तो इसको अगर मैं आधार अक्ष से और इसी को अगर हम लंब अक्ष से मिला देते हैं तो हमें 3 स्टेजेस में प्रोडक्शन फंक्शन प्राप्त हो जाता है। 3 स्टेज में प्रोडक्शन फंक्शन प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेज 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज 2, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेज 3। ये स्टेज 3 तीनों स्टेजों के विषय में आपको भली भांति जानकारी होनी चाहिए, तभी आप प्रोडक्शन एनालिसिस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, स्टेज 1 में क्या है विशेषता, तो स्टेज 1 की विशेषता अगर आपको याद हो तो यहां पर जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, यानी टोटल प्रोडक्शन में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है बढ़ती दर से, यानी टोटल प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है कि टीपी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट, तेजी से टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। और यहां पर एवरेज मार्जिनल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ एवरेज प्रोडक्शन। तो दूसरा विशेषता होती है कि जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्शन है इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्शन, ये विशेषता पाई जाती है। और थर्ड विशेषता इसी में होती है कि जहां पर यहीं पर एवरेज प्रोडक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये 3 विशेषता पाई जाती है। और जहां पर एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमा होता है वहीं पर एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन के बराबर भी हो जाता है। तो ये आप यहां पर देख सकते हो कि एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों बराबर है। तो ये 3 विशेषताएं पहली स्टेज में पाई जाती हैं। मैं बताऊं, हर बार नेट जेआरएफ में यहां से प्रश्न पूछा गया और हर बार बच्चों ने गलती किया। ठीक है, क्योंकि उनको स्टेज के विषय में बहुत अच्छे से क्लियरिटी नहीं थी। अगर मैं पूछूं कि मितव्ययता का कौन सा नियम काम कर रहा होगा तो आप कहोगे सर ने बताया नहीं। अरे जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल काम कर रहा है, इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट से है, तो मतलब क्या होता कि हमको मितव्ययताएं प्राप्त हो रही हैं, वी आर गेनिंग द क्या होते एक्सटर्नलिटीज, हमको आंतरिक तथा बाह्य मितव्ययताएं यहां पर प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ऑप्टिमाइजेशन की ओर जा रहे हैं। एग्जाम में पूछा जाता है नेट जेआरएफ में कि इन द फर्स्ट स्टेज क्या रिप्रेजेंट करता, वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइजेशन, वी आर कमिंग टू ऑप्टिमाइजेशन, वी आर एट इन ऑप्टिमाइजेशन। तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइजेशन सिचुएशंस। ठीक है, हम अनुकूलतम दिशा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे होते हैं बट अभी पहुंचे नहीं होते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज की विशेषता है, सेकेंड स्टेज में टीपी जो होता है वो इंक्रीज करता है बट डिक्लाइंग रेट से, देख सकते हो आप, ये डिक्लाइंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। टीपी इंक्रीजेस विथ डिक्लाइंग रेट एंड टीपी यहीं पर मैक्सिमा भी हो जाता है। ठीक है, दूसरी स्टेज है कि यहां पर आपका एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्लाइन करता है, एमपी एंड एपी डिक्लाइन करते हैं।
डिक्लाइन करते हैं, बट एपी की अपेक्षा एमपी तेजी से डिक्लाइन करता है, यानी डिक्लाइन रेट एमपी ज्यादा होता है एपी के रेस्पेक्ट में। एपी के रेस्पेक्ट में डिक्लाइन रेट इसका एमपी का ज्यादा होता है, और एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहीं पर शून्य भी हो जाती है। तो ऐसा हमको बिहेवियर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहीं पर शून्य हो जाती है, और जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य होती है वहीं पर टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमा हो जाता है। टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमा हो जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक सेकेंड स्टेज में हमको मिलती है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। तो थर्ड स्टेज में हम देखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन करता है। टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन करता है, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन भी डिक्लाइन करता है, यानी एपी एंड एमपी बोथ डिक्लाइन, but the declining rate is marginal production is more than average production and marginal production यहां पर निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये मैंने ब्रीफली, क्योंकि आपने, मैं मान के चलता हूं कि आपने फर्स्ट ईयर में इस थ्योरम को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये ब्रीफली मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस पुनः कर दिया है। अब मैं चलूंगा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, जब हमारे पास टोटल प्रोडक्शन फंक्शन गिवन रहेगा और पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन एंड प्रूव दैट एट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव से, तो उसमें आपको एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन का मैक्सिमा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मैक्सिमा कैलकुलेट करने के साथ ही साथ आपको उस वैल्यूज को वेरी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इस वैल्यूज पर एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन दोनों इक्वल हैं। तो ये एग्जाम में हमारे पास प्रश्न सबसे ज्यादा आए हैं। तो चलिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में इस थ्योरम को इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, और कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज को भी हम केयरफुली चेक करते हैं। तो मेरे पास एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। मेरे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है z इक्वल टू 2h एक्स वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये यहां पर मेरा पास है एक प्रोडक्शन फंक्शन। तो दिस इज अ प्रोडक्शन फंक्शन, ये एक प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, इसमें याद रखना, क्वेश्चन जब भी पढ़ना तो उसकी टर्म एंड कंडीशंस को जरूर पढ़ना। इसमें टर्म एंड कंडीशंस दिया है कि हियर h, a एंड b। देखिए h, a एंड b आर कांस्टेंट। यहां पर h, a, b यानी आप याद रखिएगा कि जो h है, a है, b है, ये चेंज नहीं होंगे, यानी ये इनपुट नहीं है। ठीक है, ये इनपुट के रूप में इनका कोई रोल नहीं है। इनका पार्शियल डेरिवेशन में आप क्या प्रयोग करोगे, ट्रीट करोगे एज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट मतलब एज ए नंबर की तरह आप इसका बिहेवियर करोगे। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। दूसरी इसमें यह दिया है कि h स्क्वायर इज ग्रेटर देन a इंटू बी, यानी a और b इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो h स्क्वायर हरदम, h स्क्वायर का मान हरदम ज्यादा रहेगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ a इंटू बी को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देते तो h स्क्वायर का मान अधिक रहेगा। तो ये टर्म एंड कंडीशंस होती है जो ब्रैकेट में दी रहती है, वही क्वेश्चंस में दी रहती है। तो यानी यहां पर जो हमारे पास z है, अब देखो रिजल्ट क्या निकाला जाएगा। तो यहां पर z क्या है, अब ये हम रिजल्ट अपने आप से निकालते हैं। यहां पर z प्रोडक्शन को यानी टोटल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा। एक्स वाई ये वेरिएबल क्या है, इनपुट के रूप में है। एक्स एंड वाई ये आपके क्या है,
इनपुट हैं, जैसे लेबर एंड कैपिटल था वहां पर। और आपको याद भी होगा कि आपने अभी तक जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, सॉरी, जो भी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, वो सारी इकोनॉमिक्स में आपको कैपिटल एंड लेबर ही हर जगह दिखाई पड़े होंगे। बट ये ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है, यहां पर आपको इनपुट के रूप में एक्स एंड वाई आपको मिल रहा है। तो एक्स एंड वाई का इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो यहां पर है वो आगत है। जो ट्रीट हम कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले अर्थशास्त्र पढ़ा था, वहां पर लेबर एंड कैपिटल को हमने पढ़ा था, वैसे ही हम यहां पर इस जेड प्रोडक्शन फंक्शन के संदर्भ में एक्स एंड वाई के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास इसमें पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट कि एट मैक्सिमा ऑफ एपी, प्रूव दैट एट मैक्सिमा ऑफ एपी इक्वल टू एमपी, औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर होगा। यानी आप इसको लिख सकते हो, प्रूव दैट एट मैक्सिमा ऑफ एवरेज प्रोडक्शन इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, ये मैथमेटिकल भाषा है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर एवरेज प्रोडक्शन तो यहां पे 2 इनपुट हैं तो 2 निकलेगा। यस, 2 निकलेगा। मार्जिनल प्रोडक्शन भी 2 निकलेंगे। यस, मार्जिनल प्रोडक्शन भी 2 निकलेंगे। यानी इसमें आपको एक एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में बनाना है और उसको जस्टिफाई करना है, और दूसरा एवरेज प्रोडक्शन आपको y के रेस्पेक्ट में बनाना है और उसको जस्टिफाई करना है, और इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्शन भी 2 बनाना होगा। यानी यहां पर इन्होंने कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग किया है कि औसत उत्पादकता जहां पर अधिकतम होती है वहां पर औसत उत्पादकता तथा सीमांत उत्पादकता दोनों बराबर होती, इस बात को प्रूफ करो। अब आपके पास नंबर ऑफ द वेरिएबल 2 वेरिएबल है, तो इसलिए जो आपका एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन आपका वाई के रेस्पेक्ट में बनेगा। अगर यहां पर 3 वेरिएबल होते तो ये अंडरस्टूड था कि एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन जो बनेंगे वो 3 बनेंगे। अगर 4 वेरिएबल होते तो 4 बनेंगे। तो 4 बार फंक्शन बना करके आपको जस्टिफाई करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपको एक्स के संदर्भ में, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपको वाई के संदर्भ में बनाना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत केयरफुली वहां पे देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी इनपुट्स वी आर यूजिंग, हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में कितने इनपुट हैं। पहली चीज तो आप ये चेक करिए, और जितने आपके इनपुट होंगे उतने एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन जनरेट होंगे एंड उतने मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन भी जनरेट होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोडक्शन फंक्शन के साथ जो हमने आपने एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन जनरेट करने की बात की है, चलो वो प्रोडक्शन फंक्शन हम जनरेट कर लेते हैं। तो चलो मैं इंक चेंज करता हूं, मैं ब्लू कलर से एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन पहला निकालने जा रहा हूं, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ एक्स के संदर्भ में। तो एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन जब एक्स के संदर्भ में निकालेंगे तो पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या करेंगे, जेड को किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू, अब जेड आपका है 2h xy माइनस ax स्क्वायर माइनस by स्क्वायर डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। अब डिवाइड करिए x से, तो देखो x से ये x कट जाएगा, इस x से पावर कट जाएगी और यहां पर कुछ नहीं है। तो अब आपके पास हो जाएगा 2hy माइनस ax माइनस by स्क्वायर अपॉन x। तो ये आपके पास एवरेज प्रोडक्टिविटी फंक्शन ऑफ x के रूप में बन जाता है। ये आपका पहला प्रोडक्शन फंक्शन है, यानी एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, पहला प्रोडक्शन फंक्शन आपका बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अनदर दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन
इन द रेस्पेक्ट ऑफ y वेरिएबल, y इनपुट के संदर्भ में। तो अब क्या करेंगे, z फलन को y से डिवाइड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 2hxy माइनस ax स्क्वायर माइनस by अपॉन y। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो y से y कैंसिल, y से यहाँ पर आपका यहाँ तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पर इसका स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा 2hx माइनस a अपॉन y x, या आप ऐसे लिख सकते हो a x स्क्वायर अपॉन y माइनस by इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन ऑफ y। तो ये y के रिस्पेक्ट में औसत उत्पादन फलन हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 2 इनपुट है, मैंने आपको बताया कि यहां पर x एंड y, क्योंकि अदर वेरिएबल को देखो मैं ये सोच सकता था, क्योंकि देखो यहां पर z इज डिपेंड अपॉन 2hxy माइनस ax स्क्वायर माइनस by स्क्वायर। मुझे 2 तो कांस्टेंट था, ये मुझे पता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि h की वैल्यू को भी कांस्टेंट माना गया था। अगर मुझे ये टर्म एंड कंडीशन आगे ना लिखी होती कि h a एंड b, कैपिटल A एंड कैपिटल B को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, तो मैं इस फलन को क्या कहता कि h एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, तो मैं कह देता कि ये प्रोडक्शन फंक्शन दैट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 वेरिएबल वाला फंक्शन है। यानी यहां पर जो प्रोडक्शन फंक्शन आपका बन रहा है वो 5 इनपुट के साथ है। लेकिन इस क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी ये बोल रही है, इसमें नीचे ब्रैकेट में लिखा है कि यहां पर आपको h को, a को और b को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो यानी वो नंबर की तरह ट्रीट होगा, इसलिए मैंने उनको इनपुट की संज्ञा नहीं दी है। अब मेरे पास 2 वेरिएबल बचते हैं और उन 2 वेरिएबल्स को मैं ट्रीट कर रहा हूं एज ए इनपुट। तो इस तरह करके आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, मान लीजिए देयर आर द मेनी वेरिएबल्स, मैंने क्या बोला, आपके साथ बहुत वेरिएबल्स हो सकते हैं, दैट इज ए बी सी डी, ये देखो कितने वेरिएबल्स हैं। अगर मैं इसी के आगे लिख देता कि प्लीज ट्रीट बी डी ई एज ए कांस्टेंट, ट्रीट एज ए कांस्टेंट, तो यानी बी आपका वेरिएबल हट गया, आपका डी वेरिएबल हट गया, आपका ई वेरिएबल हट गया। तो अब आप कहोगे कि जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है इट इज डिटरमाइंड बाय ए वेरिएबल, सी वेरिएबल, आपका एफ वेरिएबल एंड एन वेरिएबल। अगर कोई नंबर आपके साथ लगा होता जैसे 3 4, तो वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो उसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीजें हमको बहुत केयरफुली क्वेश्चन में समझना पड़ेगा पार्शियल डेरिवेटिव करते वक्त, तभी हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। बाकी मैक्सिमम मिनिमा निकालना हमने आपको अच्छे से सिखा रखा है, आप मैक्सिमम मिनिमा का फार्मूला लगा दोगे, बट बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो फंक्शन का नेचर ही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो एवरेज प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ वाई मैंने कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिया। अब मुझे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फंक्शन भी कैलकुलेट करना है। अब देयर आर द 2 वेरिएबल्स, जब 2 वेरिएबल्स हैं तो निश्चित रूप से इसको पार्शियल डेरिवेशन पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वेयर वाई इज कॉन्स्टेंट, तब हम क्या, तो y ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट वेरिएबल, तब हम ये मान के चलते हैं कि जो y वेरिएबल है वो कांस्टेंट की तरह हमारा ट्रीट करेगा। तो इस तरह जब हम x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो चलो फिर से लिखते हैं, फॉर द कैलकुलेटिंग द मार्जिनल आपका वैल्यू, तो z इक्वल टू 2s xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास फंक्शन है। अब मैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना चाहता हूं एक्स की, तो क्या करना है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक्स को निकालने के लिए पार्शियल डेरिवेशन करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, पूरे फलन को एक्स के रेस्पेक्ट में। तो चलो कर देते हैं पूरे फलन को एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में 2hxy माइनस ax स्क्वायर माइनस by स्क्वायर। अब आपके पास हो जाएगा क्या कि यहां पे जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बचेगा,
2hy बचेगा। यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2ax बचेगा, और जब यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है तो जीरो कर देगा सबको। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ x इनपुट है। x जो आपके पास फैक्टर्स है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फंक्शन है, तो ये मार्जिनल हो गया। अब इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फंक्शन y के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फंक्शन आप y के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ट्रीट करेंगे हम x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो चलिए इसको जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट लेते हैं 2hxy माइनस ax स्क्वायर माइनस by स्क्वायर। अब हम इसको जब करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव तो यहाँ पर y है तो क्या बचेगा, 2hx बचेगा, माइनस इसको ये जीरो कर देगा। यहाँ पर आपके पास क्या हो बचेगा, 2by। तो ये आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ क्या है, y है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ y के रेस्पेक्ट में आपका फंक्शन जनरेट हो गया। तो मैंने क्या बोला कि आपको अगर आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है अगर टू वेरिएबल का है, टू इनपुट वेरिएबल का है, तो दो आपको एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन मिलेंगे, दो आपको मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन मिलेंगे। अब आ जाइए ग्राफ पे। ग्राफ क्या कहता है कि जहां पर एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन मैक्सिमा होता है, ठीक है, यानी एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन पहले एल के रेस्पेक्ट में मैक्सिमा निकाल लेंगे और फिर एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन के को मैक्सिमा पॉइंट जान लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमा होता है वहां पर जो वैल्यू आएगी उसको अगर हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन में रखेंगे या एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन में रखेंगे तो दोनों की वैल्यू समान बताएगा, क्योंकि यहां पर दोनों बराबर होते हैं। तो यस, हमें थ्योरम हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्स एंड मिनी करेंगे, मैक्स एंड मिनी करेंगे। तो फॉर मैक्स एंड मिन करेंगे तो सबसे पहले एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन आप x के रेस्पेक्ट में ले लीजिए। तो x के रेस्पेक्ट में क्या है आपका 2hy माइनस ax माइनस by स्क्वायर x माइनस by स्क्वायर x। ये आपके पास एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन है और इस पर मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को लगाना है। अब याद करो वही सिंगल वेरिएबल वाला फलन, ठीक है, सिंगल वेरिएबल वाला फलन। तो हमने मैक्स मिनी में क्या करते हैं कि इसका पहला डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया देखो आपका यहाँ पे, क्योंकि हमने y को यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब हम इसको क्या करते हैं कि प्रथम अवकलन करते हैं, पार्शियल डेरिवेशन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पार्शियल डेरिवेशन जब करेंगे तो इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वेरिएबल को हम मान लेते हैं कांस्टेंट है नहीं ऐसा, इसलिए हम पार्शियल का सिंबल यूज करते हैं। तो ए पी एक्स अपॉन डेल आपके पास x हो जाएगा और ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x कंपोनेंट आपका नहीं है, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पर x कंपोनेंट नहीं है तो इसको ये 0 कर देगा, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे x कंपोनेंट है तो क्या बचेगा, a बचेगा। यहाँ पर आपके पास x कंपोनेंट क्या है, नीचे आपके पास दिया हुआ है। तो जब आपके पास जब नीचे दिया होता तो देखो इसको हम कैसे पार्शियल डेरिवेशन करते हैं, ये बहुत केयरफुली आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह के जो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं हम उनको कैसे करते हैं। तो देखो ये अपॉन में दिया है तो मैं इधर एक साइड में कॉर्नर में कर देता हूं, बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है तो मैं इसको ऊपर उठा ले जाता हूं, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने एक्स नीचे से उठा करके ऊपर रख लिया है। अब इसका पार्शियल डेरिवेशन करता हूं तो पार्शियल डेरिवेशन करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि पावर -1 पहले आएगा, तो -1 पहले आएगा, बीटा वाई की स्क्वायर और एक्स की पावर -1 पावर से एक माइनस हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा वाई स्क्वायर और एक्स की पावर -2 हो जाएगी। अब देखो जैसे उठा के ऊपर ले गए तो पावर -1 हो गई थी, अब फिर से उठा के नीचे ले आते हैं तो प्लस बीटा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। तो चलो यहां पर पार्शियल डेरिवेशन प्लस में अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आपके पास वाई स्क्वायर
अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये देखो प्रथम डेरिवेशन कर दिया गया एक्स के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू आप 0 लिखोगे। यहां से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी। क्या मिलेगी? एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें एलसीएम ले लो एक्स स्क्वायर का। तो जब एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लोगे तो इसके पास नहीं है एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस इसके पास है तो ये हो जाएगा बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक 0 कर देगा इसको। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमको x की वैल्यू निकालना है, यानी सारे कंपोनेंट को उधर ले चलना है दाहिने साइड। तो हम क्या करेंगे, a माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब आपके पास देखो माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर दो। तो जब माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अभी एक्स स्क्वायर का मान है, अब मुझे निकालना है एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट। तो एक्स का मान निकालने के लिए अंडर रूट बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए आपके पास वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का अंडर रूट वाई हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट बी अपॉन ए वाई। वाई बाहर है, ब्रैकेट इसमें नहीं है, अंडर रूट के नीचे नहीं है। तो ये मुझे एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, मैंने क्या किया, एपी का मैक्सिमा निकालना है तो एपी फलन को ले लिया और उस फलन का क्या किया, पार्शियल डेरिवेशन एक्स के रेस्पेक्ट में किया और इक्वल टू 0 रख दिया। और 0 रखने के बाद सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। और एक्स की वैल्यू यहां पर है, क्या है वैल्यू यहां पर एक्स की, अंडर रूट बी अपॉन ए इंटू वाई। तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू है। अब मैं इसका सेकेंड पार्शियल डेरिवेशन करूंगा। क्या करूंगा, सेकेंड पार्शियल डेरिवेशन करूंगा इस कंपोनेंट का। ये जो आपका कंपोनेंट है इस कंपोनेंट का सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव का मान क्या है, निगेटिव है, तो ये जो एक्स की वैल्यू है वो क्या दिखाएगी, मैक्सिमा को दिखाएगी। आपको पढ़ाया था मैंने कि अगर इसको मैं सेकेंड डेरिवेटिव करता हूं, सेकेंड डेरिवेटिव के बाद मान निगेटिव आता है, तो ये एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू क्या आई है, अंडर रूट बी अपॉन ए इंटू वाई, ये निगेटिव, ये आपके मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगी। तो चलो मैं सेकेंड डेरिवेटिव कंडीशन लगाता हूं। तो सेकेंड कंडीशन लगाने के लिए मैं इसको हटा देता हूं ना, पहले इधर कर देते तो एक पेज पे ही रहेगा, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट कंपोनेंट या प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, बट अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा आ रहा होगा तो निश्चित रूप से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगा, प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें आपको आने लगेंगी। ठीक है, धीरे क्वेश्चन को इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्या कहूँगा, सफिशियंट कंडीशन लगाता हूँ, सफिशियंट कंडीशन लगाता हूं। तो सफिशियंट के अंतर्गत क्या करूंगा, इसका सेकेंड ऑर्डर, तो डेल स्क्वायर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो सेकेंड कंडीशन में देखो ये आपका कंपोनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पर x नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो माइनस ए को मैंने 0 रख दिया, प्लस यहां पर अब देखो एक्स स्क्वायर को फिर से ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस बी वाई स्क्वायर एक्स की पावर -2। अब इसका पार्शियल डेरिवेशन करते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो -2 पहले आएगा, तो -2b वाई स्क्वायर एक्स की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा। आप फिर से नीचे उतार लाओ तो -2b वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने पार्शियल डेरिवेशन किया इसको, तो x के रेस्पेक्ट में किया, और यहां पर आप लिख देता हूं कि ये आपका माइनस हो जाएगा, -2b वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3। अब देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव। जो आपका सफिशियंट कंडीशन है, सफिशियंट कंडीशन के पास द्वितीय आंशिक अवकलन का मान कितना प्राप्त हुआ है, -2b वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्राप्त हुआ है, जो ऋणात्मक है,
जो कि ऋणात्मक है, अतः x इक्वल टू ये वैल्यू x इक्वल टू इतने पर एवरेज प्रोडक्शन ऑफ x अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। ये आपका पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। अब अगर इस वैल्यू को, इस x की वैल्यू को एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन में, इसमें आप रख दो x की जगह, जहां जहां x है ये रख दो ये वैल्यू, और यही x की वैल्यू को यहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन जो आपको मैंने बना के दिया है, ये वाला मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन, यहां पर x बराबर अंडर रूट बी अपॉन ए इंटू वाई, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो एमपी एक्स का मान, एमपी एक्स का मान और यहां पर जो एवरेज प्रोडक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, दोनों का मान हमें बराबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे प्रोडक्शन के, और उन प्रोडक्शन के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कला आनी चाहिए। लेकिन सॉल्व करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता हो कि हमको करना क्या। बच्चे इसी को नहीं समझ पाते हैं, वो मैथमेटिक्स में देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा है, उसी में परेशान रहते हैं। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो हो, हमको अपनी प्रक्रिया के अंतर्गत जाना है, और प्रक्रिया के अंतर्गत जाएंगे निश्चित रूप से हमको रिजल्ट प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको होमवर्क मैं क्या दे रहा हूं कि मैंने x के रेस्पेक्ट में ये चीजें फाइंड आउट कर ली है। अब आपको y के रेस्पेक्ट में, इसी क्वेश्चन में, इसी मैथमेटिक क्वेश्चन में एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द y के रेस्पेक्ट में x की वैल्यू को फाइंड आउट करिए और बताइए कि ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है या रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो इतना हम लोग रखते हैं। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो।